हेदी और लॉर्ड सी 11 अध्याय 11 बोनफायर पार्ट 3 हेदी जो बाजार में गई थी जब वह नूह से मिली थी जो अपने परिवार के लिए एक काम चल रही थी। गहरे विचार में उसके द्वारा चलना देखकर वह अपने दोस्त को अलविदा बोली लगाता था जिसे वह बात कर रहा था और उसे बुलाया। अच्छा दिन नूह, उसने उसे बधाई दी, उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ से भरा बोरी ले जाते हुए देखा। अच्छा दिन आपके लिए, सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। यह उसके ब्राउज सवाल में फुरो किया। ये है, तुम क्यों पूछते हो? उसने अपने होठों पर एक मुस्कान लाने से पूछा। आप थोड़ा खो गए दिखते हैं, जैसे आप यहाँ नहीं हैं। उसने अपनी गर्दन के पीछे घबराहट से खरोंच कर मुस्कुराया। उसने चारों ओर देखा कि क्या कोई उन पर आंखें थीं। जो उसने जाना था, उसके साथ नूह एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई उनके बारे में गलत अफवाह फैलाए। पिछली बार जब उसने अपनी बहन से बात की थी तो उसने केवल वही उल्लेख किया था जो दूसरों ने देखा था, लेकिन वह जानती थी कि नोरा क्या सक्षम था। उसके दिखने और शब्दों के साथ नोरा के लिए अपनी उंगली के चारों ओर क्यूएलेस पुरुषों को मोड़ना मुश्किल नहीं था। अफवाहें क्या यात्रा कर सकती हैं, इस बारे में सोचकर उसने अपने कदमों की गति को तेज कर दिया, लेकिन आदमी उसके साथ रहा। मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, और उसे नॉनचालेंटली देखा। ये सुनने के लिए अच्छा। मैं वास्तव में आपके लिए इंतजार कर रहा था, उन्होंने कबूल किया। इस बोनफायर हम इस शनिवार झील पर है। क्या के लिए? उसने कहा कि उसे आकाश में घूर और फिर उसे वापस देखने के लिए कहा। ये सभी परिवारों के साथ एक संबंध का अधिक है, भाईचारे और बहन, जन्म और मृत्यु का जश्न मनाने के लिए, जंगल और आकाश से प्रार्थना करने के लिए, और मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या बात कर रहा हूँ। अंतिम भाग को अनदेखा करें। हेदी ने अपनी अजीब अभिव्यक्ति पर हंसे। इसके लिए कोई कारण नहीं है, हम इसे थोड़ी देर में एक बार करते हैं, बस गर्मी का आनंद लेने के लिए जो आ रहा है। क्या आप आना चाहेंगे? मुझे यकीन नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है। वह निश्चित रूप से चकित था। आपकी बहन को भी आमंत्रित किया गया है और वह आने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि वे उस जगह पर पहुंच गए थे जहां उनके रास्ते विचलित थे। कृपया, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं वास्तव में आप वहां रहना चाहते हैं। यह एक अविस्मरणीय रात होगी, मैं वादा करता हूँ, उन्होंने धीरे धीरे उसे आंख में देखकर कहा। वह जाना चाहता था, फिर भी उसी पर वह नहीं चाहता था। हेदी को पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वह ज्यादातर समय खुद को रखती थी। उसके पास शहर में कोई दोस्त नहीं था, हावर्ड, मध्यम आयु वर्ग के आदमी को छोड़कर जिसने कर्टिस के परिवार के लिए काम किया। कोई भी महिला कैसे नहीं कह सकती है जब एक लड़के के आकर्षण वाले एक विनम्र व्यक्ति उसे कुछ के लिए आमंत्रित कर रहा था जो युवाओं और परिवार ने किया था। मैं कोशिश करूंगा, हेदी ने नूह बीन को देखने के लिए कहा। महान, कल के बाद आपको देखें। वह अपने घर के रास्ते पर जाने से पहले उसे तरस गया और उसने ऐसा ही किया। शनिवार तक पहुंचे, हेदी ने अपने पिता से पूछने के लिए सही क्षण खोजने की कोशिश की कि क्या वह बाहर जा सकती है, लेकिन वह पर्याप्त साहस नहीं उठा सकती थी। उसे नहीं पता था कि उसे विशेष रूप से घोषित होने के बाद ये घोषित करने की अनुमति दी गई थी कि वह जल्द ही शादी कर रही होगी। हेदी को पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह इस तरह का समय बिताएगी और वह उस अवसर को याद नहीं करना चाहती थी। सौभाग्य से नोरा पूछने वाला पहला व्यक्ति था जिसने अपने पिता को बताया कि अगर वह चाहती थी तो वह जा सकती थी। एक बार दोनों बहनों शाम को बाहर निकल गए थे। नोरा ने हेदी को बताया कि वह झील की ओर जाने से पहले अपने दोस्त की जगह जा रही होगी जहां बोनफायर हो रहा था। वह जानती थी कि उसकी बहन उसके बगल में बोनफायर को दिखाना नहीं चाहती थी कि वह सोचती थी। वह उन चीजों से कभी परेशान नहीं हुई, बल्कि वह अकेले वहां जाने से बेहतर महसूस करती थी। जैसे ही वह वहां चली, उसने देखा कि अंधेरा जल्द ही आ गया था जितना वह उम्मीद कर रहा था। स्टारलेस रात नीले आकाश की जगह वह टूटे हुए टहनियों पर कदम रखा और नर्म छोड़ देता है। दूर से उसके आगे आने वाली आवाज़ों को सुनकर उसने नोट किया कि यही वह जगह है जहां बोनफायर था। करीब आने पर उसने वहां बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं को देखा, पहले से ही बात करने और हंसने में व्यस्त था। एक तरफ उसने कुछ पुरुषों को गाते हुए देखा और अपने पैरों को टैप करने और दूसरों को सुनने के लिए मंडोलिन उपकरण पर खेल रहे थे। यह एक सुखद वातावरण था, केंद्र में चमकदार रूप से जल रहा था। हेदी ने अपना सिर हिलाया और उन लोगों के साथ मुस्कान का आदान प्रदान किया जिन्हें वह दूर से जानते थे। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने अपनी बहन को अपने दोस्त के साथ खड़ा पाया और दो पुरुष उनसे बात कर रहे थे। उसने नूह की दृष्टि पकड़ी जो अपने साथी के साथ किसी अन्य व्यक्ति ने बात की थी, पर हंसते हुए थी।
जब उसने उसकी ओर देखा तो वह मुर्गा और फिर अपने मित्र की ओर झुक गया कि वह उसके कान में कुछ कहे और उसकी ओर अपना रास्ता बनाने से पहले उसकी पीठ थप्पड़ मार डाले। आप अकेले यहाँ कब से खड़े हैं? उसने उससे पूछा। बहुत कुछ नहीं, मैं बस आया। मैं नहीं जानता था कि के रूप में कुछ खुश के रूप में ये हमारे शहर में मौजूद था। उसने कहा कि जोड़ों को नृत्य करने के लिए शुरू देख रहा था। ये सबसे अच्छा हिस्सा है, जहाँ शहरों का आनंद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं, भूल सकते हैं और कुछ समय के लिए चिंताओं को छोड़ सकते हैं, महसूस करने के लिए कि कितना पूरा जीवन है। क्या आप नृत्य करना चाहेंगे? उसने अपने माथे से बालों के गोरा ताला को दूर करने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ अन्य लोग हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं, उसने जवाब दिया और उसे अपने सिर हिलाते देखा। ये ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप उभो। आखिरकार मैं आपको आमंत्रित करने वाला था, उसने उसे देखकर कहा। हेदी और नू दोनों ने एक लड़की को नृत्य के लिए लाने से पहले निष्क्रिय बातचीत की। उसने उसे छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, कहीं भी ठीक मत जाओ, मैं जल्द ही यहाँ आऊँगा। उसने केवल चकित कर दिया और उसे बोनफायर के पास खींचा जा रहा था जहाँ संगीत और नृत्य हुआ था। वह उस नज़र को याद नहीं करती थी जिसे उसकी बहन ने उसे कहाँ से खड़ा किया था। खुद को शोर करते हुए उसने दूर देखा, एक ऐसी जगह खोजने की कोशिश कर रहा था जहां वह तब तक बोनफायर देख सकती थी जब तक उसकी बहन ने छोड़ने का फैसला नहीं किया। पास के पेड़ को ढूंढते हुए उसने रात का आनंद लेने वाले लोगों को देखते हुए खुद का समर्थन करने के लिए उसे वापस झुक दिया। दृष्टि और वातावरण ने उसकी चिंताओं को अस्थायी रूप से दूर ले लिया, लेकिन वह उनसे दूर नहीं भाग सकती थी। आपको एक अकेला आत्मा होना चाहिए। हेदी सीधे उस आवाज पर खड़ी थी जो उससे बात करती थी। चारों ओर घूमते हुए वह सोचती थी कि पेड़ का जीवन था या नहीं। एक बोलने वाला पेड़, ये हास्यास्पद नहीं था, उसने खुद को सोचा। पेड़ के चारों ओर घूमते हुए उसने एक आदमी को पेड़ के खिलाफ वहां बैठे पाया। अच्छी शाम, यह अज्ञात पिशाच था। उसने उसे देखने के लिए अपना चेहरा उठाया और अंत में खड़ा हुआ। क्या आप बाकी की तरह उत्सव का आनंद नहीं ले रहे हैं? मैं नहीं, तुम्हारे बारे में क्या? उसने अपने होठों के एक तरफ धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए कहा। मैं शिकार करने के लिए यहाँ हूँ, उसने भीड़ को देखकर जवाब दिया। तो आप खुद एक अकेला आत्मा हैं, उसने चिरकित किया, जिस पर वह मुस्कुराया। क्या मैं अब हूँ? स्टैन कुछ और कहेंगे? स्टैन, वह मेरा दोस्त है। आपने मुझे अपना नाम कभी नहीं बताया, हेदी ने उसे देखकर कहा। उसके बाल त्याग दिए गए थे और हवा ने इसकी मदद नहीं की थी। पिछली 2 बार उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने अपनी आंखों को अपनी विशेषताओं पर घूमने दिया। उसने महसूस किया कि यह आदमी कठिन से सुंदर लग रहा है। उसके पास स्वच्छकत सुविधाएं थीं, लगभग शांत थी, लेकिन उसके बारे में कुछ बंद था कि वह इंगित नहीं कर सकती थी। जैसे कि वह जिस तरह से देखता था या मुस्कुराता था उसके पीछे कुछ खतरनाक था। ऐसी चीजें हैं जो अज्ञात छोड़ दी जाती हैं। उसने उसे अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए देखा और महसूस किया कि वह उसे देख रहा था। मुझे जाना चाहिए, उसने उस पर झुका दिया क्योंकि असहजता की भावनाएं रेंगना शुरू हो गई। वह केवल अपने शब्दों से घिरा हुआ था और उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। लोगों के सकल की ओर जल्दी से चलना, उसने दृष्टि से बाहर रहना सुनिश्चित किया, लेकिन जब वह उस स्थान पर वापस देखा जहां वह आया था, तो वह अब वहां नहीं था। हेदी और लॉर्ड सी 12 अध्याय 12 भाग 1। हेदी उन महिलाओं के समूह के बगल में बैठी जो आग के पास बैठी थी, इसकी गर्मी ले रही थी। उसने अपने हाथ उठाए, महसूस किया कि उसकी हथेली आग की गर्मी को पकड़ती है जो उसके सामने थी। ये कुछ समय था क्योंकि उसने एक सीट ली थी जब उसकी बहन घर वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बोनफायर उत्सव में काफी समय बिताया था। नूह का ध्यान आकर्षित किया था या नोवा ने नूह को रोक दिया था जो उसके सामने गुजर रहा था, अब एक तरफ एक दूसरे से बात कर रहा था। उसने अपनी बहन को कुछ नूह पर हंसते हुए देखा, उसकी बढ़ती मुस्कान को छिपाने के लिए उसके मुंह के सामने उसका हाथ। उसने थोड़ी देर के लिए उन्हें देखा, इससे पहले कि वे अपनी आंखें उनसे दूर कर दें। वह अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। नोरा ने कभी भी अपने शहर के स्थानीय लड़कों में रुचि का संकेत नहीं दिखाया था क्योंकि उसकी आंखें हमेशा उच्च मूल्य की चीजों की मांग करती थीं। अन्य भौतिकवादी संपत्तियों के साथ उच्च वर्गीकृत समाज से संबंधित पैसे वाले पुरुष थे जो उसे आकर्षित करते थे। हेदी को पता था कि एकमात्र कारण नोरा उससे बात कर रहा था कि उसकी बहन ने उसे उससे बात कर पाया था। यहाँ तक कि आकर्षण या शौक की थोड़ी मात्रा भी वह युवा स्थानीय आदमी की ओर अपने दिल में उगाई थी, क्योंकि उसे पूर्व के बोनेलिक साम्राज्य से संबंधित पिशाच से अपनी शादी के बारे में पता चला था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से सहमत हो गई थी।
चूंकि उसके चाचा ने दौरा किया था, वह अच्छी तरह से सो नहीं थी। दिन और रात वह अपने शब्दों को उथल पुथल के साथ दोहराती रही, जो उसके दिमाग में हर गुजरने वाले मिनट के साथ बढ़ गई। उन्होंने शुरुआत से ही स्वतंत्रता की मांग की थी, एक शब्द जो हर किसी के हकदार था, लेकिन इसके बजाय उसे कुछ और मिला था, इससे भी बदतर। लेकिन शायद ये सबसे अच्छा के लिए था, उसने खुद को सोचा। उसे बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया गया था, लेकिन क्या होगा अगर आदमी उसे स्वीकार नहीं करता? ये स्वीकृति का डर, अस्वीकृति का डर और उस स्थान पर वापस फेंकने का डर था जहां से वह आया था, उसे जीवित खा लिया। हवा की अचानक ठंड ने उसे अपने विचारों से बाहर कर दिया और उसने अपने हाथों को अपनी बाहों पर रगड़ने के लिए लाया। उसे अफसोस है कि सभी सर्दियों के बाद, सर्दियों में गिरने के बाद खुद को गर्म रखने के लिए अपने शॉल को नहीं लाया गया था। चारों ओर मुड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि घड़ी टॉवर यहाँ से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये दूसरी दिशा में सामना कर रहा था। कुछ भी नहीं करने के बाद उसने अपने शहर में सबसे ऊंचे टॉवर पर उस समय को देखने का फैसला किया जो दूर नहीं था। वह भीड़ और शोर से दूर चली गई, रात में डूबने वाली आवाजें, क्योंकि वह दूर चली गई और टॉवर के करीब चली गई। जब उसने देखा तो उसने पंजीकृत किया कि नदी के किनारे पहुंची थी। तब से वह केवल 1 घंटे ही थी। जैसा कि उसने लंबे टावर पर देखा, उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति बदल सकती है। इस पूरी समय वह पैसे बचा रही थी ताकि एक दिन वह कर्टिस के परिवार को छोड़ सके। किसी भी समय देरी के बजाय वह अपने बचाए गए पैसे का उपयोग छोड़ने के लिए कर सकती थी, इससे पहले कि वह कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई थी जिसे वह नहीं चाहती थी। उसके बिना भी शादी जारी रहेगी। आखिरकार ये नोरा की पेंटिंग थी जिसे उनके भगवान ने देखा और फैसला किया था। वह जानती थी कि उसकी बहन शादी से सहमत होने से ज्यादा खुश थी। ये स्पष्ट था कि ड्यूक, उसके चाचा रेमन ने खुद को जोड़ा था कि कोई अच्छा इरादा नहीं था, और कोई गारंटी नहीं थी कि ड्यूक के खिलाफ लोग अपेक्षित थे। ड्यूक खुद के रूप में बदतर नहीं थे। हेदी इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहती थी और वह साम्राज्य की गंदे राजनीति से जितना संभव हो सके रहना चाहती थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि कब जाना है, कहाँ जाना है। उसे चीजों को सोचने की जरूरत थी इससे पहले कि वह यहाँ से भाग जाए। जितना अधिक समय वह यहाँ बिताया, उतना ही मुश्किल ये होगा कि भागना होगा। बोनफायर उत्सव में वापस जाने के लिए हेदी लंबे दुबला पेड़ों के माध्यम से चला गया, जिसे नदी तक पहुंचने से पहले पारित करने की आवश्यकता थी। वह पेड़ों के माध्यम से चली गई, जमीन पर क्रिकेट की आवाज और घास की जंग को सुन रही थी, क्योंकि उसने उनके माध्यम से अपना रास्ता बनाया था। वह अपने हाथ के पीछे अपने मुंह की ओर ले गई। व्यापक जम्हाई को कवर करने के लिए उसने बाहर जाने दिया। साथ ही उसने एक महिला को दर्द में रोते हुए सुना। अचानक रोने से आश्चर्यचकित हेदी ने इसके स्रोत को खोजने की कोशिश की और एक युवा महिला को पेड़ के खिलाफ बैठ कर पाया। अग महिला ने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा था, जबकि उसका चेहरा दर्द से उलझा हुआ था। क्या आप ठीक हैं सुश्री? हेदी ने चिंता के साथ महिला के करीब कदम उठाने से पूछा। वह महिला की गर्दन और हाथ को गीला और अंधेरा धुंधला देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून बह रहा था। क्या एक पिशाच उसे बिद था? हेदी ने खुद को चिंतित माना। क्या वह आदमी था जिसे उसने पहले कहा था? किसी भी समय बर्बाद नहीं। उसने रुमाल लिया और इसे महिला के सामने लाया। कृपया इसे ले लो, मैं मदद ले जाऊंगा, उसने कहा। हेदी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जब वह वापस आ गई तो उसने तुरंत अपने पटरियों में रुक गई। महिला के शरीर ने अनियंत्रित रूप से आक्षेप करना शुरू कर दिया था। उसका शरीर हिला रहा था और उसके चेहरे पर नजर विकृत हो रही थी। बादलों ने केवल जमीन पर प्रकाश देने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, और यही वह समय था जब हेदी ने देखा कि महिला का खून लाल नहीं था और इसके बजाय ये काला रंग था। उसने देखा कि उसकी त्वचा सूखे क्षेत्रों जैसे सूखे क्षेत्रों में टूट गई थी और महसूस किया कि वह एक मानव नहीं थी। वह पिशाच नहीं हो सकती थी, जिसका मतलब केवल एक चीज होगी। वह एक चुड़ैल के सामने था। चुड़ैल अपने मूल रूप में चली गई थी। घाव अभी भी गर्दन पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि महिला उसे देखने के लिए खड़ी थी। हेदी भी एक उंगली को स्थानांतरित करने के लिए बहुत चौंक गया था और वह अभी भी खड़ा था। गुस्सेबम्स ने पूरी त्वचा पर गठित किया, और इस बार यह ठंड के कारण नहीं था। वह दूर की चीखें सुन सकती थी जहां से बोनफायर हो रहा था। जल्द ही वह उन शहरों को देख सकती थी जो नदी के पास शिविर कर रही थी। वहां से चल रही थी, क्योंकि झाड़ू पर बैठे हुए मध्य हवा में 2 और चुड़ैलों में झाड़ू लगा। अचानक चुड़ैल उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया और हेदी ने अपने पैरों को शहर के केंद्र की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी सारी ताकत के साथ भाग गई, चुड़ैल से भागने के लिए अपनी सारी ताकत डाल रही थी।
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से चुड़ैल जो उसके पीछे पीछा कर रही थी, दो अन्य महिलाओं की दृष्टि जो करीब चल रही थी और उनमें से एक को वापस खींचने के लिए उनके साथ पकड़ा गया था। महिला ने फिसलकर गिर गई और नीचे गिर गई। उसका पैर कसकर चुड़ैल द्वारा आयोजित किया गया, जो झाड़ू पर बढ़ते हुए और जंगल में गहराई से गायब हो रहा था। हेदी ने महिला को घसीटते हुए देखकर अपने कदम रोक दिए थे और वह जानती थी कि दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन यह वह व्यक्ति था जिसे वह जानती थी कि चुड़ैल द्वारा कौन लिया गया था। उसे नहीं पता था कि चुड़ैलों के इरादे क्या थे, लेकिन हवा में उन्हें अतीत में कई और झाड़ू देखने के बाद उसने उस दिशा में एक आखिरी नज़र दी जहां चुड़ैल गायब हो गई थी और वह घर की ओर दौड़ना जारी रखती थी। हर कोई जो शहर में बाहर था, जहां शहर में चुड़ैलों की अचानक यात्रा पर दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था। रास्ते में वह नोराह के साथ पकड़ा, जिसका चेहरा सदमे के साथ ऐशेन बदल गया था। वह अपनी बहन को घर सुरक्षित ले आई थी और एक बार जब वे सुरक्षित हो गए तो सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। जब उनके पिता ने चुड़ैलों के घुसपैठ के बारे में सुना तो उन्होंने अपने चेहरे पर रंग खो दिया था, लेकिन केवल इसे क्रोध से बदलने के लिए जो उसकी बहन नोरा को निर्देशित किया गया था। क्या आप उस स्थिति को समझते हैं जिसे आपने खुद प्रस्तुत किया था? उनके पिता ने नोरा को डांटा, जो उसके बगल में हीदी के साथ उसके सामने खड़ा था। एक गैर जिम्मेदार बच्चा होना बंद करो और अपनी उम्र का अभिनय शुरू करें। थोड़ी बुरी किस्मत और आप महिलाएं अब यहाँ नहीं होंगी। क्या होगा अगर आपके साथ कुछ हुआ था या हेदी? हम ठीक हैं और सभी शहर थे, नोरा ने उसे एक छोटी सी आवाज में जवाब दिया। मैंने केवल आपको इसलिए भेजा क्योंकि आप जाना चाहते थे उन निचले वर्ग के लोगों के साथ मेडलिंग और मिंगलिंग। क्या आप चाहते हैं बिना किसी स्थिति के एक आदमी से शादी करना? कोई पिता नहीं, लेकिन मैं उस आदमी से शादी करने में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसे भगवान वोविल ने चुना है, जो है पर्याप्त। हेदी ने अपने पिता की जोर से आवाज के साथ नोराह के साथ झलक लिया, जो छत पर पहुंच गया। अब से आप अपनी बहन को काम के साथ मदद करेंगे और आप खुद को सुश्री कार्मीन के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। एक आज्ञाकारी बच्चा बने नोरा, उसके पिता ने उसे अंतिम फैसला दिया। लेकिन पिता, उनके पिता ने अपना हाथ उठाया। दिन के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले उसे तेज चमक दे। हेदी और लॉर्ड सी 13 अध्याय 13। भाग दो। नोरा अपने पिता के डांटने को कभी नहीं मिला था और ये दुर्लभ अवसरों में से एक है जो अब उसकी आंखों की ब्रिम तक आंसू भरे थे। हेदी ने अपनी बहन के कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा, लेकिन नोरा ने सीधे अपने कमरे में एक और शब्द के बिना धराशायी कर दिया। अपने कमरे में वापस जाकर हेदी ने अपने कपड़े बदल दिए और बिस्तर में आ गए। जैसा कि उसने बिस्तर में रखा था, वह कुछ घंटे पहले हुई चुड़ैल घुसपैठ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने अपनी खिड़कियों को बंद कर दिया था और साथ ही सावधानी से पर्दे को वापस खींच लिया था। हालांकि उसने चुड़ैलों के अस्तित्व के बारे में कई अफवाहें सुनी थी जो मनुष्यों को परेशान करती थी, उन्होंने कभी भी एक इतने करीब नहीं देखा था। उसने खुद को जंगल में चुड़ैल की याद में दाढ़ी महसूस की। कल चुड़ैलों और चुड़ैलों के बारे में खबर होगी जो चुड़ैलों द्वारा लिए गए थे। चुड़ैलों के लिए अपने शहर पर हमला करना पहली बार था। उनके पुजारी ने प्रार्थना की और पवित्र पानी के साथ प्रचार किया था, लेकिन अगर उसने काम किया तो उसे संदेह हुआ। उसकी गर्दन तक उसकी कंबल लाना, वह बिस्तर में हल्के से घुमाया और खुद को सोने के लिए सौंप दिया। एक सप्ताह बीत गया और शहर चुड़ैलों के बारे में सावधान और सतर्क कुछ भी नहीं था। लुकआउट टावरों का निर्माण किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखने के लिए जंगल के पास निर्माण में था। ये कहा गया था कि 2 महिलाओं और एक आदमी चुड़ैलों द्वारा लिया गया था जो अब लापता सूची में थे। खोज की याचिका प्रभु को भेजी गई थी, जिसे तब लापता लोगों और चुड़ैलों को छिपाने के लिए गति में सेट किया गया था। एक दोपहर हेदी ने अपने पिता और भाई को अपने पिता के कमरे में एक शांत आवाज में एक दूसरे से बात करते हुए पाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पैकिंग तब तक किया जाना चाहिए। आप अगले सप्ताह कहने का मतलब है? डैनियल ने पूछा। हम। उसके पिता ने अपना सिर हिलाया। भगवान ने उसे वहां भेजने का अनुरोध किया है ताकि वह अब के लिए अपनी जीवन शैली के आदी हो। मुझे विश्वास है कि यह ड्यूक कर रहा है। नोरा की तस्वीर के बारे में क्या उसे इस पर भगवान से बात करने का मौका मिला? उसके पास है। जाहिर है हमारे भगवान ने उसकी तस्वीर दूसरे भगवान को नहीं भेजी और केवल शब्दों में उसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि यह ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि हेदी नोरा के भाई है। वह बोली जाती है, मैं चाहता हूँ। हेदी वहां से दरवाजे के पास उन्हें सुनवाई करने से दूर चला गया, रसोई में वापस आ गया जैसे उसने उनकी बातचीत नहीं सुनी थी। उसने खुद को अपने दोनों हाथों से स्लैब के किनारे को कसकर चकित महसूस किया।
अंकल रेमंड ने कहा था कि पूर्व साम्राज्य की यात्रा करने से कुछ सप्ताह पहले ही इसमें लगेंगे, लेकिन जो उसने सुना उसके साथ ऐसा लग रहा था कि योजनाएं बदल गई हैं। अगर वह जो सुना वह सही था, उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उस शाम उसके पिता ने घोषणा की कि बोनेलिक साम्राज्य की यात्रा के लिए हेदी लाने के लिए एक गाड़ी भेजी जाएगी। हेदी ने अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया था, बोनेलिक जाने के लिए नहीं, बल्कि गाड़ी आने से पहले घर से भागने के लिए। उसने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सभी आवश्यक चीजों को पैक किया। अंत में 3 रातों के पारित होने के बाद हेदी ने रात के मध्य में घर छोड़ने का फैसला किया। दुर्भाग्य से, हालांकि उसके पिता मुख्य हॉल में पूरी रात कुछ पर काम कर रहे थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके कमरे में वापस लौटने के लिए इंतजार कर सकती थी, जो उसने सुबह तक नहीं किया था। 5वीं रात वह अंधेरे में अपने कमरे से बाहर निकल गई। लिविंग रूम की रोशनी बुझ गई थी। जांचने के लिए वह पानी पीने के लिए रसोई में गई और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आखिरी बार कमरे को देखा जब वह इस बार अपने हाथ में बैग के साथ बाहर आई थी। दरवाजे की ओर चलते हुए उसने ध्वनि किए बिना इसे अनलॉक किया और फिर कालीन पर गिरने वाली खिड़की के माध्यम से कुंजी लॉक और फेंक दिया। गेट की ओर जल्दी से चलते हुए उसने उसे सांस की तेज मात्रा में सांस लेने के लिए सांस छोड़ना खोला जब उसे उसके कंधे पर हाथ महसूस हुआ। चारों ओर मुड़ते हुए उसने पाया कि यह हॉवर्ड उनके घर के कार्यकर्ता के अलावा कोई नहीं था। हॉवर्ड, उसने अपनी गरज वाली छाती पर एक हाथ रखा। तुम मुझे डराते हो, उसने फुसफुसाया। आप सुश्री हेदी कहाँ जा रहे हैं? उसने उससे अपने चेहरे पर एक फ्राउन के साथ पूछा। मैं, उसे क्या कहना चाहिए था? वह इस घर और शहर से भाग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी जवाब दे सके जो उसके चेहरे पर डूब गया था और उसने अपना सिर खुद तक हिला दिया। तो ये पहले से ही समय है, उसने बड़बड़ाया और फिर उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को फिर से देखेंगे। हेदी, जो घर का सामना कर रहा था, हॉल में खिड़की के पर्दे को हॉल में स्थानांतरित करते देखा, भले ही यह अंधेरा था। वह पहले से ही अपने दिल को अपनी छाती में गड़गड़ाहट महसूस कर सकती थी ताकि वह अपने कान की बारीकियों को जोर से हराकर पकड़े जाने के विचार से चक्कर मार सके। उसकी टकटकी के बाद हॉवर्ड ने उससे पूछा, यह क्या है? लेकिन आपके बारे में क्या? उसने उसे चिंतित किया। जो कोई पर्दे के पीछे खड़ा था, उसने उन्हें देखा था और अगर वह छोड़ गई तो उसे नहीं पता था कि बूढ़े आदमी का क्या होगा। मैं यहाँ सब कुछ प्रबंधित करूँगा, तुम मेरे बारे में चिंता नहीं की जरूरत है। पर जाओ, उसने उसे आश्वासन दिया। सुरक्षित सुश्री हेदी। आप भी, हॉवर्ड, हेदी अपने घर से भागने से पहले जवाब दिया। हेदी और लॉर्ड सी 14 अध्याय 14 ड्यूक का खतरा भाग 1-2 दिन बीत चुके थे क्योंकि हेदी ने घर छोड़ दिया था। एक बैग में आवश्यक सब कुछ ले लिया था। वह अपनी मां की मृत्यु के बाद से घर छोड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन इस बार घर से बाहर निकलने में बहुत साहस लगा। इस बार वापस लौटने का इरादा था। और जब वह रात के मध्य में चली गई थी तो कोई स्थानीय गाड़ियां नहीं थी जिसके द्वारा वह यात्रा कर सकती थी। वह पैर पर घंटों तक चली थी, पकड़े जाने की डर के साथ सड़क के बजाय जंगल मार्ग लेकर अपने शहर से दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। उसने जंगल में कदम रखने से पहले अपने विकल्पों को ध्यान से माना था कि चुड़ैलों को अपने हाल के हमले के बाद विशेष रूप से खुले में खुद को नहीं दिखाएगा, लेकिन उसने उसे सतर्क होने से नहीं रोका। जब सूरज आखिरकार ऊपर था तो उसे एक सवारी गाड़ी मिली थी और जिस व्यक्ति की सवारी हुई थी वह उसे जिस तरह से नेतृत्व कर रहा था उस पर उसे एक बूंद देने के लिए पर्याप्त था। शाम को नीचे उतरते हुए उसने स्थानीय आवास सराय में आश्रय लेने से पहले मालिक को धन्यवाद दिया। कमरा छोटा था लेकिन ये काफी था। बाद में उसे पता चला कि उसने अभी तक वोविल के उत्तरी साम्राज्य को पार नहीं किया था और सीमा तक पहुंचने में 1 दिन अधिक लग जाएगा, जो सभी 4 साम्राज्य वोविल और बोनेलिक की तुलना में आश्चर्यजनक नहीं था। हेदी ने सराय की पहली मंजिला से अपने कमरे की खिड़की के बाहर देखा। पुरुष पहले से ही ऊपर और जल्दी शहर की सड़कों पर अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं। वह सोचती थी कि घर में चीजें अच्छी तरह से वापस आ गई हैं। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसकी छाती में यह असंतोष महसूस हो रहा था क्योंकि वह छोड़ गई थी। उसे यकीन था कि किसी ने उसे छोड़ने को देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कौन था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के बारे में चिंतित हो सकती थी जिसने कर्टिस के परिवार के लिए काम किया था। आज वह दिन था जब गाड़ी को उसके पिता के शब्दों के अनुसार उसे लेने के लिए आना था। क्या उन्होंने नोराह को उसके स्थान पर भेजा था? अगर उन्हें पता था कि उसकी बहन अभी सबसे खुश व्यक्ति होगी, कम से कम कोई खुश होगा, खुद को हीडी सोचा। वह 2 दिनों तक इस कमरे में कूप रही थी।
कुछ समय तक ऋण देकर सावधानीपूर्वक कदम उठा रही थी जब तक कि वह फिर से यात्रा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस न कर रही थी। किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए वह दरवाजे की ओर चलने के लिए खिड़की से दूर हो गई। इसे खोलने के बाद उसने देखा कि यह सराय की महिला थी, उसके बगल में एक युवा सहायक लड़की के साथ, जिसके हाथ में भोजन की एक प्लेट थी। सराय की महिला उपस्थिति में वसा थी, उसके माथे पर एक गंदा सफेद बैंडाना और उसकी कमर के चारों ओर एक एप्रन। धन्यवाद, हेदी ने धन्यवाद दिया जब छोटी लड़की ने प्लेट को सौंप दिया। क्या कुछ भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इसे कठोर मैडम मत लो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक कमरा देते हुए कहा, भोजन को अलग से लाना और स्नान में गर्म पानी प्रदान करना अतिरिक्त शुल्क लेने जा रहा है, महिला ने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, जबकि उसकी आंखें हेदी के पीछे कमरे को स्कैन करती हैं। मध्यम आयु वर्ग की महिला एक नासी महिला थी जब वह अपने ग्राहकों या उसके पड़ोसी के मामलों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए आई थी, जिसने उसे उत्सुक बना दिया जब उसने हेदी को बैग ले जाने और प्रवेश द्वार पर खुद से खड़े होने के लिए देखा था जब वह एक कमरे में रहने के लिए पूछ रही थी। बेशक, हेदी ने प्लेट को एक मेज पर रखने के लिए जवाब दिया ताकि वह अपना पैसा रख सके। सिक्कों को बाहर खींचते हुए वह महिला को सौंपने के लिए दरवाजे पर वापस चली गई। धन्यवाद मैडम, आशा है कि आप अपने भोजन का आनंद लें, महिला ने खुशी से जवाब दिया और अगले कमरे में जाने के लिए दरवाजे छोड़ दिया। दरवाजा बंद करते हुए उसने प्लेट को उठाया जिसमें केवल एक बन और एक गिलास दूध शामिल था। इसे बिस्तर पर ले जाकर वह इसे खाने के लिए बैठ गया। उसे यकीन नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे दक्षिण साम्राज्य छोड़ना था और वह वापस लौटने से कुछ समय पहले होगा। हर समय जब उसने दरवाजा दस्तक सुना तो उसे लगा कि उसके परिवार के सदस्यों में से एक होने के डर से उसका दिल हराया। अनजाने में उसने अपनी उंगलियों को निशान पर अपने गाल का पता लगाया जो उसके चाचा रेमन की अंगूठी के कारण था। वह उससे डर गई थी क्योंकि उसने उसे सड़कों से उठाया था। उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। उसने अपने पिता पर भरोसा किया था, लेकिन कभी अपने चाचा पर भरोसा नहीं किया था। कम से कम वह अब आदमी के साथ काम नहीं करेगी, उसने खुद को राहत की आह के साथ सोचा। वह दूध का गिलास पी रही थी जब उसने जागने के बाद दूसरी बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि यह युवा सहायक लड़की थी जो पहले सराय के मालिक के साथ दरवाजे पर पहुंची थी। हाइडी को अपने हाथ में दूध का आधा गिलास पकड़े हुए देखकर छोटी लड़की ने जल्दी से माफी में अपना सिर झुका दिया। मुझे खेद है कि सुश्री, मैं बाद में प्लेट इकट्ठा करने के लिए वापस आ जाएगा। लड़की को छोड़ने के बारे में देखकर उसने छोटी लड़की को रोक दिया। ठीक है। ग्लास से त्वरित गुलक लेते हुए उसने प्लेट के साथ साथ ग्लास को भी सौंप दिया। हेदी ने उस लड़की की पोशाक पर ध्यान दिया जो सिरों पर फटे हुए थी। उस पर छेद सजाने वाली आस्तीन में से एक लड़की अपने चचेरे भाई रूथ के रूप में बूढ़ा दिखती थी जो मुश्किल से साथ थी। ऐसा लग रहा था कि वह सराय मालिक से संबंधित नहीं थी और उसे लड़की के लिए खेद महसूस हुआ। क्या वहाँ कुछ और है जो आपको सुश्री की आवश्यकता होगी? लड़की ने उससे पूछा। हाँ, वास्तव में। यहाँ रुको। हेदी वापस उसकी पीठ पर चला गया और इसे केवल युवा लड़की के हाथ पर रखने के लिए एक चांदी का सिक्का बाहर खींच लिया। युवा लड़की की आंखों को सदमे में चौड़ा देखकर वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह सब अभी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की ने हेदी पर पूरी तरह से झुका दिया और फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ चले गए। दरवाजे को बंद करते हुए उसने अपने सामान इकट्ठा करने और बैग में वापस डालने से पहले खिड़की के बाहर कुछ समय बिताया, सराय छोड़ने के लिए तैयार। उसने दोपहर तक ही रहने के लिए भुगतान किया था और उसे पता था कि क्या वह जल्द ही नहीं छोड़ती थी। उसे सराय की महिला को पैसे देना होगा, उस समय के लिए वह यहाँ खर्च नहीं करेगी। कमरे को छोड़कर उसने लकड़ी की सीढ़ियों को नीचे कदम रखा जो धीरे धीरे टूट गया जब उसने अपना पैर उस पर नीचे रखा। इससे पहले कि वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंच सके, उसने अपने भाई डैनियल की आवाज़ सुनी जो सराय में महिला से बात कर रही थी। डरावनी में उसने अचानक क्या करना है इसके बारे में एक दूसरे अनिश्चित के लिए बंद कर दिया। नहीं, वो अपने मन में अविश्वास से जप किया। उसे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। सभी स्थानों में से वह यहाँ सराय की महिला से कुछ पूछ रहा था जिसे वह नहीं सुन सका। सीढ़ी के नीचे एक तेज मोड़ बनाना वह अपनी छाती में जोर से अपने दिल के साथ एक और दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसकी सांस उथले हुए हो गई क्योंकि वह गलियारे के माध्यम से चली गई, जबकि वह हर सेकंड वापस देखती थी कि क्या डैनियल को पता था कि वह यहाँ थी या नहीं। अंत में दरवाजे की खोज के बाद उसने अपने अस्थिर और पसीने वाले हाथों से ताला खोला। जैसे ही उसने उसके पीछे दरवाजा खोला और बंद कर दिया,
वह केवल चाचा रेमंड को उसके हाथ में एक सिगार के साथ खड़ा देखने के लिए बाहर भाग गया, जिससे उसके चेहरे से शेष रक्त नाली हो गई। हेदी और प्रभु सी 15 अध्याय 15 ड्यूक का खतरा भाग 2 धातु के दरवाजे के क्रेक को सुनकर उसके चाचा ने अपने लापता भतीजी को उसके हाथ में एक बैग के साथ वहां खड़े खोजने के लिए अपना सिर बदल दिया। हायदी को स्थानांतरित करने के लिए बहुत चौंक गया था। वह इस तथ्य से डर गई कि क्या होने जा रहा था, क्योंकि उसके चाचा की आंखें उस पर गिर गईं जो मुश्किल से कुछ फीट दूर खड़ी थी जहां से वह थी। हेडी, ओह प्रिय, हम आपको जगह पर देख रहे हैं, उसने चाचा रेमंड को अपनी आवाज में राहत के साथ कहा। उसने उसे भ्रमित और डर में देखा, जबकि उसने अपने बैग पर कसकर फंस गया। अंकल रेमंड, मालिक ने कहा कि वह थी। ओह, आपने उसे पाया? उसके भाई डैनियल ने कहा कि हेदी के सामने खड़े अपने चाचा को ढूंढना। डैनियल, आप गाड़ी तैयार हो जाएगा? उनके चाचा ने पूछा कि उसके भाई ने उसकी ओर चुप नजर देने से पहले अपना सिर किससे हिलाया। क्या आप ठीक हैं? उसने अपने प्रश्न पर कुछ नहीं किया। जब वे सराय के प्रवेश द्वार पर आए तो हेदी और उसके चाचा दोनों सराय में महिला से मिले। मुझे पता था कि यह एक रनवे था, महिला ने जानबूझकर अपने पति को टिप्पणी की, जिसने उन्हें उस गाड़ी की ओर चलते हुए देखा जो डैनियल तैयार हो गया था। जब डैनियल गाड़ी में आया तो हेदी दरवाजे पर रुक गई। वह वापस नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि वे उसके बिना चले जाएं। अंत में सदमे से बाहर उसने बोलने का फैसला किया और अपने चाचा को देखने के लिए बदल दिया। मैं नहीं जाना चाहता, उसने अपनी आवाज शांत कहा। क्या? अंकल रेमंड ने अपनी गर्दन को आगे लेकर जवाब दिया, क्योंकि उसने सोचा कि उसने उसे गलत सुना। मैं वापस नहीं जाना चाहता, उसने अपने फैसले के साथ एक स्टटर लेकिन दृढ़ता से दोहराया। मेरे प्यारे, तुम क्या कह रहे हो? वह उस पर मुस्कुराया। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ चाचा। मैं अपने लिए थोड़ी हवा चाहता हूँ, कृपया। उसने उसे अपनी भूरे रंग की आंखों से पुकार दिया। क्या आप भी जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप अपने सही दिमाग में हैं। एक लड़की के लिए अकेले चलना और अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आपको होमसिक होना चाहिए। उसने धीरे से उसके सिर पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि वह सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर नहीं था। उसके सिर पर अपने हाथ से भी बात करने से बहुत डर गया। हम घर वापस कैसे जाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, हाँ? अब आओ। जब वह अपनी बाह लेने गया तो उसने इनकार में वापस कदम रखा। गाड़ी के अंदर आने की अनिच्छा को देखकर, जैसा कि उसने उससे उम्मीद की थी, उसने कम आवाज में बात की। उसका धैर्य पतला पहने हुए। एक दृश्य का कारण न बने और अभी गाड़ी के अंदर जाएं। हेदी, आप अब अपनी स्वार्थ के लिए लोगों को परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते हैं, क्या आप? हावर्ड काफी राज्य में रहा है क्योंकि आप छोड़ गए हैं। ये सुनकर वह अपने गले सूख गया महसूस किया। उसने उस बैग पर पकड़ को कस लिया जिस पर वह पकड़ रहा था, उस पर संघर्ष किया कि क्या करना है। वह भागना चाहती थी, लेकिन किसी पर खर्च या नुकसान पर नहीं। उसकी स्वतंत्रता इतनी करीब थी, अब ये पहले से कहीं अधिक दूर लग रहा था। कैरेज के अंदर कदम। अब जब वे उसे मिल गया था, वहां कोई नहीं कहा था कि उस पर आने वाला था। एक बार जब वे शहर पहुंचे तो हेदी ने देखा कि वे सड़क पारित कर गए जहां उनका घर स्थित था, और इसके बजाय वे कहीं और जा रहे थे। वह अपने चाचा की ओर झुक गई, जिसने अपने पूछताछ के रूप में एक शब्द नहीं बोला। गाड़ी लगभग आधे घंटे के बाद एक विशाल हवेली पर बंद हो गई, जिसे वह पहले कभी नहीं थी। हवेली ने तार बाड़ कांटेदार किया था, जिसमें मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े 2 गार्ड थे। दृश्य ने उसे कुछ ऐसा याद दिलाया जिसे वह दूर ब्रश कर गई, जबकि उसने अपने चाचा को हवेली में सावधानी से पीछा किया। उन्हें प्रवेश द्वार पर एक नौकरानी द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने उन्हें घर के धारक के पास ले जाया था। जब वे एक कमरे में चले गए तो हेदी को अपने हथेली पसीने को महसूस हुआ कि उसके पिता और उसकी बहन पहले से ही एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए आदमी के साथ मौजूद थे। आदमी अपने शुरुआती 30 दशक में लग रहा था। उसके काले बाल पक्ष में भाग लेते थे, जिसके कारण उसके बालों का एक हिस्सा गोल कांच से गिर गया, जिसे उसने अपनी नाजुक नाक पर आराम किया। मैं देखता हूं कि आपने अपनी भतीजी को सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त किया है, आदमी ने रेमंड और उसके बगल में लड़की को देखकर खुश बात की। तो मैंने किया। मैं एक बार वापस नहीं जाता जब मैंने अपना शब्द दिया है, ड्यूक कैथलोग। जिस तरह से उसने अपने चाचा को ड्यूक के बारे में बात करते सुना था, उसने सोचा था कि ड्यूक अपने चाचा की तरह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह जवान था। मुझे कहना चाहिए, पहले मैंने सोचा था कि आप उसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। आपने अच्छा किया। ड्यूक कैथलोग जहां हेदी था वहां चले गए और उससे पूछा, आप प्रिय क्यों भाग गए?
कृपया ये बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करें कि आप बिना किसी चिंता के अपने दिमाग में क्या पकड़ते हैं। हेदी ने अपना मुंह सील कर दिया था। कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या से डर गया था। ये स्पष्ट था कि उसके पिता नाराज थे, लेकिन वह इसमें शामिल था। उसकी बहन की आंखें हेदी से ड्यूक तक डाट हुईं और फिर से हेदी वापस हेदी में चली गईं। आपको क्या लगता है कि मुझे उसके श्री कर्टिस के साथ क्या करना चाहिए? क्या वह गूंगा हो गया है कि वह अब बात करने में असमर्थ है? मैं उसे आपकी देखभाल में छोड़ देता हूँ श्री स्कैथलोग। कृपया जैसा कि आप उसके साथ फिट देखते हैं वैसा करें, उसके पिता ने एक क्लिप स्वर में जवाब दिया। हेदी को नहीं देख क्योंकि वह कमरे में कदम रखा था। ड्यूक उस नौकर की ओर मुड़ गया जो एक कोने में खड़ा था और उसे कुछ संकेत दिया, जिसके लिए नौकर ने कमरे छोड़ दिया। हेदी चुपचाप वहां खड़े थे जब तक कि वह नौकर को उसके साथ एक पीटा हॉवर खींचती नहीं देखा। आदमी को बुरी तरह से पीटा गया था। उसके हाथों और चेहरे को कवर करने वाले चोटें जहां त्वचा काली हो गई थी। हेदी और लॉर्ड सी 16 अध्याय 16। ड्यूक का खतरा भाग 3। जब वह हॉवर की ओर जाने वाली थी तो ड्यूक ने अपनी बांह को एक उपाध्यक्ष में पकड़ा। मैंने आपसे बात करना समाप्त नहीं किया है क्या? हम सीट क्यों नहीं लेते? उसने अपने सिर झुकाने और उसे जबरन कुर्सियों में से एक पर बैठने के लिए खींच लिया और वह उसके सामने एक सही ले लिया। रेमन ने कहा कि जब आप आदेशों का पालन करने के लिए आया था तो आप काफी आज्ञाकारी थे, लेकिन हमारे पास क्या है? ये पहली बार है जब उसने अवज्ञा दिखाई है। वह आमतौर पर बहुत ही विनम्र है। रेमन माफी मांगने के लिए जल्दी था। ड्यूक स्कैथलोग ने तब हेदी से कहा, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि आप क्यों भाग गए। मैं इसे इस बार स्लाइड करने दूंगा, लेकिन ये यहाँ जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आप अब से मेरे शब्दों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा। मैं एक अज्ञानी महिला को उस योजना को खतरे में डालना नहीं चाहता जो मैंने सोचा है, लेकिन मेरा मानना है कि आप ठीक करेंगे। अभी के लिए आप उन रक्तस्रावियों के साथ खुद को जोड़ेंगे और जुड़ेंगे। मुझे आपके मंगेतर का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता होगी। जब तक मैं अन्यथा नहीं कहता तब तक उसके परिवार में घुसपैठ नहीं करूं। अभी परिषद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि शादी भविष्य में काम करेगी और वे भरोसा करना चाहते हैं कि यह उत्तर और पूर्व साम्राज्य दोनों के लिए एक सफल संघर्ष होगा। क्या होगा अगर भगवान वास्टल पता चलता है? डैनियल ने ड्यूक से पूछा। वह नहीं होगा। हमारा प्रभु इस बारे में नहीं जानता और मैं इसे इस तरह से रखना चाहता हूँ। हमारे पास लॉर्ड नॉर्मन का पूरा समर्थन है, इसलिए यह एक कठिन काम नहीं होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे करने में विफल आप इस आदमी को पृथ्वी के चेहरे पर नहीं देख पाएंगे। उसने उसके प्रति झुका दिया और कहा, और यह केवल वह नहीं होगा, आप एक युवा महिला हैं। उसकी टकटकी ने उसके शरीर की लंबाई का पालन किया। मुझे यकीन है कि आप एक स्मार्ट महिला हैं जो ये जानने के लिए कि अगर आप मेरे सेट के खिलाफ जाते हैं तो क्या होगा। समझ में आया? उसने पूछा। उसकी काली आंखें उसके जवाब देने के लिए इंतजार कर रही हैं। हाँ, हायदी ने चुपचाप जवाब दिया। अच्छी लड़की, मुझे खुशी है कि आप समझते हैं। ड्यूक ने अपने ग्लास को अपनी नाक के शीर्ष के करीब धक्का देकर मुस्कुराया। यदि आपके पास कहने के लिए अलविदा है तो इसे जल्दी से करें क्योंकि आप उत्तर साम्राज्य में 15 मिनट में छोड़ देंगे। ड्यूक ने अपने चाचा रेमन के साथ कमरे छोड़ दिया। हेदी ने नीचे देखा जब उसके पिता उसके पास चले गए, लेकिन वह उससे बात करने के लिए रुक नहीं गया और इसके बजाय उसके भाई में शामिल हो गया जो दरवाजे पर था। नोरा, जिसने अपने पिता का अनुसरण किया था, हेदी के सामने रुक गया। हे प्यारी बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? पिता भागने के लिए आपसे नाराज है, नोरा ने कहा, परीक्षित होठों के साथ। हेदी ने एक बार सोचा कि उसकी बहन दयालु हो रही थी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे गलत साबित कर दिया। मैंने देखा कि आप रात के मध्य में घर छोड़ दे। उसने स्वीकार किया। मैंने चुपचाप सोच रखा कि यह सबसे अच्छा था क्योंकि मैं गठबंधन के लायक था जो तय किया गया है, क्योंकि मैं इसके लायक था। मैंने इसे पिता या डैनियल को भी नहीं कहा, लेकिन फिर मैंने सोचा यह शादी एक आत्मघाती संघर्ष है। मेरा मतलब है कि आप ड्यूक के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है, और यदि आप बोनेलिक साम्राज्य में अच्छी तरह से पकड़े जाते हैं। मैं से बेहतर तुम। नोरा ने अपनी बहन को एक मीठी मुस्कान दी और फिर कमरे से बाहर चला गया, उसके दोनों हाथों से अपने खुले बालों को फुलाया। हेदी के जाने के बाद उसने अपने पिता को जागने से पहले बहुत सोचा था और उसे खुशी थी कि उसने इसके बारे में बताया था। चूंकि वह स्कैथलोग के निवास पर पहुंची थी, वह ड्यूक से अपनी आंखें नहीं ले सकती थी। वह उसकी आंखों में एक भव्य आदमी था, पैसे और शक्ति वाला आदमी था। हेदी जहां हावत था और नीचे झुका, उस राज्य के कारण उसकी आंखों में पूरे आंसू बहाते थे जिसमें उसने उसे रखा था। मुझे बहुत खेद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे आपके साथ ऐसा करेंगे। मुझे बहुत खेद है। उसने माफी मांगी।
ठंडे मंजिल पर गिरने वाला एक आंसू। कृपया सुश्री हेदी मत बनो, आदमी ने दर्द में कहा, हम नहीं जानते थे। हेदी धीरे से सूंघ गया। मैं अपने आप को शब्दों के नुकसान में हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो, आप अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। 2 दिन और मैं पूर्वी साम्राज्य के बारे में सबसे बुरी बातें सुना है। भूमि कुख्यात लगता है तो चारों ओर घूमना नहीं है। कृपया सावधान रहना, उन्होंने कहा कि नौकर उसे लेने के लिए आया था। उसने हावर्ड को फुसफुसाते हुए, हॉवर्ड को दूर जाते हुए देखते हुए, मैं करूंगा। हेदी अब गाड़ी में बैठ गया। उसके हाथ में एक लिफाफा के अलावा खाली हाथ था, जिसे उसे बोनेलेक के भगवान को देना पड़ा। वह बैग जो वह 2 दिनों से ले जा रही थी, उसे यह बताने से दूर छीन लिया गया था कि वह कर्टिस के नाम को खराब करने के लिए वहां कपड़े नहीं पहनेगी। उसके चाचा ने तब कहा था कि 1 हफ्ते के समय में उसे ब्रांड नए कपड़े भेजे जाएंगे। उस समय वह अपने परिवार को छोड़ रही थी, उसे प्रोत्साहन का एक शब्द नहीं दिया। वह कोचमैन और ड्यूक के गार्ड में से एक के साथ गाड़ी में जल्दी हो गई थी, जो अब बाहर कोचमैन के बगल में बैठ गई थी, इसलिए उसने फिर से भागने का स्टंट नहीं खींचा। उसकी किस्मत को सील कर दिया गया था और कोई रास्ता नहीं था। बोनेलेक के मुख्य शहर की यात्रा वविल से 3 दिन की यात्रा थी, और वह गाड़ी में बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ड्यूक का गार्ड एक विशाल आदमी था, एक दाढ़ी जो छलक गई और एक लंबा निशान जो उसकी दाहिनी आंख पर चला गया। वह उस समय को छोड़कर उससे बात करने के लिए परेशान नहीं था जब भोजन के लिए रुकने के लिए आया था। उसने खिड़की पर अपने सिर के किनारे आराम किया, पेड़ों को देखकर उन्हें अंतहीन धुंध में गुजर दिया जब तक कि वह सो नहीं गई। आह! चिल्लाने उन कालकोठियों से सुना गया जहां से छोटी लड़की थी। हर चीख डर और दर्द पैदा करती थी। छोटी लड़की बैठ गई, उसके घुटनों को उसकी छाती में खींचा गया। ऐसा था जैसे वह व्यक्ति के दर्द को महसूस कर सकती थी, क्योंकि क्रूज पर चढ़ने वाली चीख उछालती थी, दीवारों से उछालती थी। जब उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया था तो वह कूद गया, उसका कंधे झटके। क्या आप ठीक हैं? लाल बालों वाली महिला जिसने उसे इस अज्ञात जगह में दोस्ती की थी, एक चिंतित नजर महिला के माथे को क्रीज करते हुए, यहाँ, इसे ले लो, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। उसने कहा कि उसके नीचे कंबल खींचकर और लड़की के चारों ओर रख दिया। लड़की को महिला की कंपनी में आराम मिला था, लेकिन एक दिन गार्डमैन लाल बालों वाली महिला के साथ वापस आया, उसे अपने बालों के साथ सेल में वापस खींचकर और उसके चेहरे पर उसे दाहिने थप्पड़ मार दिया। बेतुका कुत्ता, आभारी होने के बजाय आप इस तरह एक स्टंट खींचते हैं। मैं इस नरक छेद में रहने से मरना चाहता हूं जिसे आप हमारे लिए एक घर कहते हैं। महिला ने गार्ड को परेशान किया। उसने अपने बालों को वापस खींच लिया और असमान दीवारों के माध्यम से उसे चलाया। बार बार वह दर्द में फुसफुसाए। छोटी लड़की जो यहाँ थी, कोने में घुमाया। तुमने क्या कहा? मुझे बताओ, मुझे बताओ। गार्डमैन ने दीवार के माध्यम से महिला के सिर को घुमाया, पत्थरों को चिन्हित करते हुए रक्त, मुझे बताओ। उसने कहा कि उसे अंत में जाने दो। महिला जमीन पर बेजान हो गई, आंखें अभी भी खून से खुली हैं जो उसके चेहरे को मार रही हैं। हेदी अचानक ड्यूक के गार्ड द्वारा जागृत हो गया जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। हम सुश्री कर्टिस पहुंचे हैं। हेदी और लॉर्ड सी 17 अध्याय 17। बोनेलेक भाग एक अपनी पोशाक के सामने पकड़ते हुए, हेदी ने अपने पैर को गाड़ी से नीचे रखा। ड्यूक का आदमी उसके लिए दरवाजा पकड़ रहा था। उसकी लंबा और भारी फ्रेम उसे छोटा महसूस करा रहा था क्योंकि वह उसके सामने पारित हो गई थी। वह पूर्वी साम्राज्य, बोनेलिक और सुस्त मौसम और ग्रे आकाश तक पहुंच गई थी, जो उसकी छाती में निर्मित चिंता में मदद नहीं करती थी। ड्यूक के आदमी ने कागज के एक टुकड़े को खींचने के लिए अपनी जैकेट जेब में अपना हाथ डुबो दिया। इसमें जो लिखा गया था उसे पढ़ना। उसने उसे उसका अनुसरण करने के लिए कहा और वे गीले नम जमीन पर चलना शुरू कर दिया। इसमें जो लिखा गया था उसे पढ़ना। उसने उसे उसका अनुसरण करने के लिए कहा और उन्होंने गीले नम जमीन पर चलना शुरू कर दिया। हेदी ने देखा कि अभी तक कोई पानी पैच नहीं था। उसके जूते के नीचे कीचड़ ढीली और भिगो गई थी। शायद बहुत पहले बारिश नहीं हुई थी, उसने खुद को सोचा। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि इस जगह के बारे में कुछ उदासीन था, जैसे कि इस सुंदर दृश्यों के पीछे उदासीनता को रोक दिया गया था। हॉवर्ड ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी थी जो उसने बोनेलिक साम्राज्य के बारे में सुना था। हालांकि वह एक कुएं में मेढक का जीवन जीती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कर्टिस के साथ जीवन से परे क्या था, ये जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने अब तक सभी लॉर्ड्स के बारे में अच्छी बातें सुनी थी, चाहे वह पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूर्व हो। दक्षिण भगवान एक मध्यम आयु वर्ग के स्वामी थे, इसलिए उसने उन महिलाओं से उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सुना जो उन्हें जानकारी मिली थी। उनका स्वामी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने शुरुआती 40 में था, जिसने अपना काम खुद के करीब रखा। वह प्रकृति से शांत था।
गार्ड को अचानक बंद होने के बाद वह रुक गई। उसे देखकर चारों ओर देखा गया, जबकि एक कौवा जो एक पेड़ पर खुद को घेरता था। ऐसा नहीं लगता था कि वे एक शहर में थे, लेकिन इसके बजाय वे बोनेलेक के मुख्य शहर के बाहरी इलाके में बंद हो गए थे। शायद ही कोई दृष्टि में था, और जब उसने एक आदमी को देखा तो वह पेड़ों के मोटे होने के लिए गायब हो गया। कौवा के काविंग द्वारा विचलित वह इसे देखने के लिए बदल गया। इसके आकार से यह एक छोटा सा था और ऐसा लगता था कि यह उन्हें देख रहा था जैसे वह इसे देख रही थी। एक दूर की गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसने अपने सिर को उनके पास एक भूरे रंग के सिर को देखने के लिए झुका दिया, लेकिन जब यह उनकी ओर आया तो ये बंद नहीं हुआ और इसके बजाय उनके पीछे चला गया। कुछ मिनटों के बाद एक और आया। इस बार गाड़ी काला रंग में था, साथ ही 4 काले घोड़ों की ओर बढ़ रहा था। उसके दत्तक परिवार ने उसे खुद से जाने दिया था, अकेले एक ऐसी भूमि में जहां वह किसी को नहीं जानती थी। केवल परमेश्वर जानता था कि वह इस अपरिचित भूमि में किस प्रकार के लोगों से मिलेंगे। उसने सोचा था कि वह इस वास्तविकता से बच सकती है, यदि संभव हो तो अपने जीवन पर हावी लोगों के चंगुल से मुक्त हो सकती है, लेकिन यहाँ वह उत्तर और पूर्वी साम्राज्य के बीच एक सहमत संघर्ष रखने के लिए एक राजनीतिक पुल बनने जा रही थी। एक शादी वह उत्सुक नहीं थी, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त वास्तविकता थी जिसके साथ उसे रहना होगा। जीवन बदतर हो सकता है अगर उसने एक गलत कदम उठाया तो उसे एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जिसे वह डरती थी। गाड़ी बंद देखकर ड्यूक के गार्ड ने उसे मोड़ने के लिए कहा, मुझे आशा है कि आपके पास आपका लिफाफा होगा जो मास्टर्स कैथलोग ने आपको सौंपा, सुश्री कर्टिस। हाँ, हेदी ने अपने हाथ में लिफाफे को उसकी पोशाक के साथ क्लिचिंग जवाब दिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह अभी ड्यूक के गार्ड के साथ बहुत दूर नहीं जा पाएगी। एक युवा दिखने वाले कोचमैन अपनी सीट से नीचे उतर गए और वहां पहुंचे जहां हेदी और गार्डमैन दोनों खड़े थे। उसके लंबे सुनहरे बालों वाली बाल थे जो एक काले रिबन के साथ एक टट्टू में बंधे थे। मिस कर्टिस, कोचमैन ने उससे पूछा और उसने अपने सिर को हिला दिया कि उसका दिल घबराहट के कारण फिर से हराना शुरू हो गया। कोचमैन ने तब ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या बोलने से पहले कोई सामान था। यदि आप मुझे गाड़ी की सेना के लिए अनुसरण कर सकते हैं। वह उसे झुकाया। उसके हाथ विरोध में कस गए, लेकिन वह खुले दरवाजे की ओर चली गई जिसे कोचमैन ने उसके लिए खोला था। हवा में सांस लेते हुए वह पॉश कैरेज के अंदर गई और उसने कोचमैन को ड्यूक के आदमी से विनम्रता से बात करते सुना। मुझे खेद है सर, लेकिन ये सब आपके अंत से होगा। मैं भगवान को देखने के लिए महिला को लेने के लिए एक हो जाएगा। मैंने अपने स्वामी से महिला के साथ रहने का आदेश दिया है जब तक कि मैं देखता हूं कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। गार्डमैन ने संकीर्ण आंखों के साथ उसके सामने कोचमैन को देखकर कहा। और मेरे पास आज्ञा का पालन करने के लिए मेरा है, कोचमैन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन महिला, कृपया सर, मैं जोर देकर कहता हूं कि आप मेरी देखभाल में महिला छोड़ दें। हेदी ने कोचमैन के होठों को एक फर्म लाइन में सेट किया, अपने स्वर विनम्र को पहले की तरह रखते हुए। आदेश बहुत स्पष्ट है और मैं यहाँ से केवल महिला को लेने के लिए हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि महिला सुरक्षित रूप से भगवान के हवेली तक पहुँच जाएगी और उसके पास कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अपने शब्दों को समाप्त करने के लिए आदमी ने फिर अपना सिर झुकाया, गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया और घोड़ों को तैयार करने के लिए जगह पर बैठ गया, जबकि ड्यूक के आदमी को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पक्ष में खड़ा था। हेदी ने गाड़ी के बाहर आदमी को देखने की हिम्मत नहीं की थी, ये जानते हुए कि वह पहले से ही उस पर अपनी आंखें तय कर चुका था और वह आभारी थी जब गाड़ी आखिरकार शुरू हो गई थी। रास्ते में उसने खुद को डूब महसूस किया और अब गार्ड उसके आसपास नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या भागना संभव था। कौन जानता था, यह एकमात्र अवसर होगा जिसे उसने खुद सोचा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वह सफल होगी। सौभाग्य से उसके लिए, इससे पहले कि वे प्रभु के हवेली तक पहुंच सके, कोचमैन ने एक शहर में एक छोटा सा स्टॉप बनाया जो एक स्थानीय आदमी से एक छोटा पैकेज लेने के रास्ते पर था। मुझे क्षमा करें, मुझे वास्तव में की जरूरत है, हेदी ने कहा कोचमैन को असहज रूप से देखकर। यदि आप हवेली तक पहुंचने तक पकड़ सकते हैं, कृपया, उसने अनुरोध किया, तो आंखें उस पर तनावग्रस्त हो गईं। आदमी वहां चुप था जब तक एक आह अपने होंठ छोड़ दिया। यहाँ एक स्थानीय सराय है जिसमें सुविधा है जो वहां है। उन्होंने अपनी उंगली को एक पहना हुआ इमारत की ओर इंगित किया। मुझे आपको वहां ले जाने दो, उन्होंने कहा कि वहां जाने की शुरुआत। ये ठीक है, मैं खुद को प्रबंधित कर सकता हूँ। उसने जल्दी से पीछे चलने और उसे मुस्कुराते हुए देखा। यह विशेष शहर आपके स्वाद, महिला के अनुरूप नहीं हो सकता है। चिंता न करें, सावधानीपूर्वक कारणों से मैं यहाँ बाहर इंतजार करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते। उन्होंने जवाब दिया कि वे सराय में पहुंच गए। आपको कमरे मिल जाएगा यदि आप सीधे चलते हैं और फिर एक अधिकार लेते हैं।
धन्यवाद, उसने बड़बड़ाया, और जब वह सराय के अंदर कदम रखा तो वह समझ गई कि कोचमैन वास्तव में क्या मतलब था। यह एक सराय की तरह कुछ भी नहीं लग रहा था। यह एक स्थानीय सार्वजनिक घर की तरह था जहां पुरुषों को पे परोसा गया था। शराब की मजबूत चुकाव ने उसकी नाक पर आक्रमण किया। उसका सिर नीचे, और किसी भी ग्राहक के साथ कोई आंख संपर्क नहीं करना। वह सीधे चला गया क्योंकि कोचमैन ने उसे निर्देश दिया था। वह अपने महंगी पोशाक के साथ घुटने टहलने वाले पुरुषों के बीच में अजीब लग रहा था। जगह शांत हो गई थी क्योंकि कमरे में लोग उसे अपना रास्ता बनाते हुए देखते थे। जब वह अंत में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि इस जगह का कोई पिछला दरवाजा नहीं था और एकमात्र प्रवेश द्वार और निकास वह जगह थी जहां से वह आया था। खुद को बाथरूम में लॉक करते हुए उसने गंध के कारण उसकी नाक को कवर किया। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर दी, ये सोचने में असमर्थ कि और क्या करना है। ऐसा लग रहा था कि वह अपने भागने के बारे में बहुत लंबे समय तक सोच रही थी जब उसने दरवाजे की दूसरी तरफ एक दस्तक सुना था। सुश्री कर्टिस, क्या आप ठीक हैं? हाँ। उसने कोचमैन के चेहरे पर एक चिंतित नज़र देखने के लिए दरवाजा खोला से पहले अपनी आंखों को बंद करने का जवाब दिया। मुझे आपको इंतजार करने के लिए खेद है, उसने माफ़ी मांगी। आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मिस। ये 20 मिनट हो गया था क्योंकि आप इस जगह में कदम रखा था और मुझे चिंता थी कि कुछ हो सकता है। क्या हम तब जाएंगे? उन्होंने पूछा, बाहर निकलने के रास्ते पर अपना हाथ दिखाते हुए और वह गाड़ी पर वापस चलने को हिलाते हुए। कब तक हम हवेली तक पहुंचने तक? उसने उससे पूछा। यह आधे घंटे से भी कम समय ले जाना चाहिए, उसने उसके पीछे देख गाड़ी के बगल में खड़े जवाब दिया और वह एक हवेली को देखने के लिए चारों ओर मुड़ गया जहां से वे छोटे दिख रहे थे। हेदी और लॉर्ड सी 18 अध्याय 18 बोनेलिक भाग 2। जब कोचमैन ने घोड़ों को एक विशाल महल के सामने एक हवेली की तरह रोक दिया तो हेदी ने गाड़ी में बैठे हुए खिड़की के बाहर देखा। उसे अपनी गर्दन को वापस खींचना पड़ा जब वह वर्ग और आयताकार ग्रे स्टोन जमीन पर उतर गई। हवेली एक बड़ी भूमि पर बनाई गई थी, दीवारों से मिलने से पहले चौड़ी बगीचे। वह अपनी आंखों को उसके सामने हवेली के चारों ओर घूमने से नहीं रोक सकती थी जो शानदार रूप से सुंदर बनाया गया था। फिर भी अपनी सुंदरता में ये सुस्त भूरे और काले दीवारों के कारण प्रेतवादित लग रहा था। आकाश अंधेरा हो रहा था, आकाश से नारंगी और पीले रेखाओं को मिटा रहा था। कोचमैन ने उसे अंदर ले जाया और उसे एक नौकरानी के साथ छोड़ने के लिए कहा, जिसने उससे पूछा कि क्या उसे प्रभु से मिलने से पहले अपने कपड़े बदलने की आवश्यकता होगी। नौकरानी को बोझ नहीं करना चाहते हैं, वह विनम्रता से एक छोटी मुस्कान से इनकार कर दिया इससे पहले कि वह अकेले वहां खड़े होने पर फ्लैट गिर गई। मिलाडी, उसने कोचमैन की आवाज फिर से सुनी लेकिन इस बार वह उसे बटलर के कपड़ों में चलते हुए भ्रमित दिख रही थी। मैं स्टेन, इस हवेली का बटलर हूँ। यदि आप मेरा अनुसरण करेंगे तो मैं आपको ड्राइंग रूम में ले जाना चाहूंगा। उसकी पोशाक और उसके हाथ में लिफाफा पकड़ वह चुपचाप उसका पीछा किया। उनके कदम संगमरमर के फर्श पर क्लैकिंग। पुरुषों और महिलाओं, पुराने और युवा के चित्र थे जो दीवारों पर लटकाए गए थे, जो एक स्वच्छ वातावरण के साथ भी पुराने दिखते थे। कुछ चित्र दृश्यों के थे और उसने इसे तब तक देखा जब तक कि अगली पेंटिंग दृष्टि में नहीं आई। समाज की उच्च वर्ग ने अपने जीवन को भव्यता से जिया, भोजन खाने को जो उन्हें पसंद आया, कपड़े पहने हुए जो उन्हें बाहर खड़े हुए और इतने विशाल इमारत में रहते थे जिनकी गरीबों तक कोई पहुंच नहीं थी। और अब गठबंधन के कारण हेदी एक अभिजात वर्ग की तरह एक जीवन जी रहा होगा। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह भाग्यशाली थी या नहीं। उसकी आंखें फिर बटलर पर वापस चली गईं जो उसके सामने चल रही थी, उसके लंबे गोरे बाल जो फर्श पर अपने सटीक चरणों के साथ थोड़ा चले गए। अपने उत्सुक मन को खुद रखने में असमर्थ, उसने बात की, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बेशक, मेलोडी, क्या हवेली में कोई कोचमैन है? उसने उसे अपनी आंख में एक ट्विंकल के साथ मुस्कुराते हुए देखने के लिए कहा। मुझे क्षमा करें, ये सिर्फ इतना था कि आप 2 नौकरियों को संभाल रहे हैं, ये काफी थकाऊ होना चाहिए। यही बटलर के बारे में सब कुछ है। एक बटलर को कार्यों को जॉगल करने और समय बनाने में सक्षम होना चाहिए जब एक विशेष नौकरी सौंपी जाती है। आपके प्रश्न के जवाब में, हमारे पास कोचमैन नहीं है, लेकिन यह है कि भगवान ने मुझे हवेली में लाने में सौंपा था। बटलर इस समय चुप था कि अपने प्रभु के गठजोड़ और कंपनी को केवल बटलर से बात करना पसंद नहीं था। एक आधा नस्ल पिछले उसने देखा कि महिला ने अपने हाथों को बहुत तंग कर लिया था जिसके कारण उसके हाथ सफ़ेद हो रहे थे। उन्होंने अपने प्रभु से सुना था कि सर वॉरेन लॉसन, उनके चचेरे भाई एक कुलीन परिवार से एक चुनी हुई दुल्हन से शादी करने जा रहे थे,
लेकिन इसके दिखने से कुछ उसके पीछे महिला के साथ मेल नहीं खाया। आपके पास घबराने के लिए कुछ भी नहीं है, सुश्री कर्टिस, बटलर ने उसे एक उत्साहजनक मुस्कान दी जो एक पूर्ण झूठ था जो यहाँ तक कि वह जानता था। प्रभु का परिवार थोड़ा कुटिल और कई वर्षों तक काम कर रहा था। जो वर्तमान प्रभु के अधीन था वह भी परिवार का हिस्सा था। हेदी ने खुद को बटलर के उत्साहजनक शब्दों पर मुस्कुराते हुए महसूस किया। शायद ये हवेली इतना बुरा नहीं होने वाली थी, उसने खुद को सोचा। एक बहादुर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश की। जब वे अंततः एक डबल दरवाजे के सामने आए तो उसे लगा कि उसके हाथ ठंडे और लंगड़ा हो जाते हैं, स्थानांतरित करने के लिए बहुत कठोर होते हैं। बटलर को देखकर उसे एक उत्साहजनक मुस्कान दे उसने दरवाजा खुला देखा। मिस कर्टिस आ गया है, बटलर ने उन लोगों के लिए जोर से घोषणा की जो ड्राइंग रूम में सुनने के लिए थे। कृपया अंदर आओ, सुश्री कर्टिस। उसने सुना कि किसी ने उसे आमंत्रित किया और उसने कुछ संकोच कदम उठाए आगे बढ़कर और उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। हेदी ने कमरे में 4 लोगों को देखा, जिनमें से 3 पुरुष थे। एक गहरे हरे रंग के कपड़े में एक बूढ़ा आदमी था, उसके बाल जो उम्र के साथ ग्रे हो गए थे। फिर वहां महिला थी, उसके काले बाल जो उसकी गर्दन के पीछे नहीं गए थे। उसने एक काली पोशाक पहनी थी जिसने उसकी दुबला आंकड़ा गले लगाया। उसकी पूरी तरह से मैनिक्योर नाखून उसकी 2 उंगलियों के बीच सिगार छड़ी पकड़ रही थी। एक आदमी ने उसकी पीठ का सामना किया था, उसकी तरफ से चश्मा के क्लिंक को सुन रहा था और अंत में महिला के बगल में एक और आदमी बैठ गया। उसके पैर पार हो गए क्योंकि उसने हेदी को अपनी लाल आंखों से देखा। मैं रूबेन हूँ, 4 साम्राज्यों के लिए परिषद के प्रमुख। उसने आदमी के साथ अपना हाथ हिला दिया। मुझे आशा है कि आपको यहाँ अपनी यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई। बूढ़े आदमी ने पूछताछ की। कृपया एक सीट ले लो। नहीं, यात्रा ठीक थी, यह अच्छी तरह से चला गया। उसने अंतिम वाक्य जोड़ा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। हम चिंतित थे कि अगर आपके साथ कुछ हुआ था क्योंकि हम आपसे सुबह आने की उम्मीद कर रहे थे, आदमी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और इससे पहले कि वह आगे भी जारी रख सके, वह आदमी जो उसके सामने बैठकर उसके पास घूर रहा था, उसने कहा, क्या आपने लिफाफे को अपने साथ लाया है, सुश्री कर्टिस? उसकी स्वर विनम्र थी, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान। उसने लिफाफे को पारित किया, जिसे वह खुद को उससे लेने के लिए उठ गया। वह इतना व्यस्त हो गई थी जबकि वह यात्रा कर रही थी कि उसने लिफाफे को खोलने की परेशान नहीं किया था ताकि ये देखने के लिए कि पत्र क्या सामग्री रखता है। जैसा कि आदमी ने पत्र पढ़ा, हेदी ने कहा, मेरे पास छोड़ने से पहले मेरी देखभाल करने के लिए कुछ चीजें थीं। मुझे व्यर्थता के लिए क्षमा करें। और उसने काले बालों वाली महिला को बोलना सुना। हम कड़वाहट की सराहना नहीं करते, सुश्री कर्टिस। हमें उम्मीद है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तो उत्पन्न होना है, आप हमें या किसी को एक पत्र लिखना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी अपना समय बर्बाद न करे। हाँ, हेदी को पता नहीं था कि महिला कौन थी, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाया, ये ठीक है माँ, ऐसा लगता है कि यह ड्यूक की गलती थी। आदमी ने पत्र लहराते हुए कहा, मेज पर रखकर। माँ, उन्हें अपनी आंखों के आयरिस रंग को देखकर पूरी तरह से जानकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। मैं पहले खुद को पेश नहीं करने के लिए माफी मांगता हूँ। मैं वॉरेन लॉसन हूँ और यह मेरी माँ वेनेसिया लॉसन है। वॉरेन नाम के व्यक्ति ने खुद और अपनी माँ को पेश किया। हेदी ने दूसरे आदमी की ओर पुरानी नजर देखी और उसने बूढ़े आदमी पर अपनी टकटकी वापस लौटने से पहले भी ऐसा ही किया। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप यहाँ क्या आए हैं। उसके बाद बूढ़े आदमी को देखते हुए जारी रखा, अच्छा, ये बहुत समय बचाएगा, सुश्री कर्टिस। जिस आदमी से आप शादी करेंगे वह वॉरेन लॉसन है और मुझे आशा है कि 1 महीने की अवधि में आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे ताकि परिषद तय कर सके कि क्या संघर्ष लंबे समय के दौरान पकड़ जाएगा। जब मैं ये बात करता हूँ तो दोनों के लिए है। रूबेन ने फिर से बोलने से पहले रोक दिया। 2 साम्राज्यों के बीच शांति पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है और हम आशा करते हैं कि यह निर्णय आपके दोनों सहयोग के साथ सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाए। मुझे यकीन है कि दोनों को ट्रूस की गंभीरता को पता है और समझते हैं। रूबेन, आदमी जो अभी भी अपने पे बना रहा था, एक कोमल आवाज के साथ बात की, लड़की थक जाना चाहिए, उसे आराम करने दें जबकि बाकी सुबह में चर्चा की जा सकती है। आप सही हैं, भगवान निकोलस। रूबेन कुछ और कहने से पहले सहमत हुए जो हेदी ने पकड़ नहीं लिया। उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था और जब उसकी आंखें उससे मिली तो उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसे एक ठोस मुस्कान दी। जब वह उनका सामना करने लगा तो हेदी की आंखें सदमे और आश्चर्य के मिश्रण में चौड़ी हो गईं। क्या प्रधान परिषद ने उसे प्रभु के शीर्षक के साथ बुलाया था? वह बोनेलेक का प्रभु था, सुश्री कर्टिस। हाँ, हेदी ने जवाब दिया और उसी समय उस मात्रा में सिकुड़ गया जिसके साथ उसने जवाब दिया था।
प्रभु ने उससे बात की थी और उसने ये भी नहीं सुना था कि उसने उससे क्या कहा था। एक नौकरानी आपको दिखाएगी कि आपका कमरा कहाँ है, जहां आप अपने दिए गए समय तक रह रहे होंगे। आप रात के लिए छोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। उसकी गहरी लाल आंखें उसकी अभिव्यक्ति का आकलन करती हैं। ठीक है, हम कल नाश्ते में देखेंगे, सुश्री कर्टिस। एक अच्छी रात है। वॉरेन ने उसे इस बार अपने स्वर मित्रवत की कामना की और उसने पिशाच से भरे कमरे को छोड़ने से पहले अपना सिर झुका दिया। हेदी और लॉर्ड सी 1-9 अध्याय 1-9 स्टेन बटलर भाग 1 वॉरेन। मुझे लिफाफा दे दो जिसे ड्यूक ने लड़की के साथ भेजा, लॉर्ड निकोलस से अपने चचेरे भाई से कहा। वह ग्लास को नीचे रखकर, जिसे वह साइड टेबल पर पकड़ रहा था, पत्र को पकड़कर उसकी अंधेरी आंखों ने कागज पर लिखे शब्दों को स्किम किया। क्या आप निश्चित हैं वह है जिसके बारे में बात की थी? वह है। तुम क्यों पूछते हो? बूढ़े आदमी ने बोनेलिट के प्रभु को उत्तर दिया। बस उत्सुक। भगवान ने अपने होठों पर एक नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम नहीं चाहते कि एक अपवित्र हमें अब धोखा देने के लिए भेजा जा रहा है। क्या हम? आप ये सोचने के लिए सही हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लड़की एक अच्छे परिवार से आती है। आप देखते हैं, रूबेन ने कमरे में दूसरों का ध्यान खींचते हुए कहा, यहाँ आने वाली लड़की सर शिमोन कर्टिस की दूसरी बेटी है। उनके पास पहली बेटी की तुलना में ड्यूक्स कैथलोग के परिवार की लड़की के लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। रूबेन इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत था कि यह पहली बेटी थी जो लॉसन के परिवार में शादी करने के लिए थी, लेकिन इसके बजाय दूसरी बेटी उसके स्थान पर आई थी। उन्हें कुछ दिन पहले वोविल के लॉर्ड ऑफ वोविल से एक पत्र मिला था जिसमें बहनों के अचानक परिवर्तन के बारे में बताया गया था। ऐसा नहीं था कि यह मायने रखता था कि एक ही घर से भाई बहन थे, एक दूसरे से भाई बहन कितने अलग थे, उन्होंने सोचा था। लेकिन चित्रित तस्वीर और उस महिला को देखने के बाद जिसने कमरे छोड़ दिया, उसने देखा कि जब उनकी उपस्थिति में आया तो उनके पास एक कड़ा विपरीत था। आपने जो विवरण दिया है, वह लड़की एक सुंदर लड़की नहीं थी, पिशाच ने संदेह में संकीर्ण आंखों के साथ उससे पूछताछ की। वह है मेलोडी। मेरा मानना है कि यह इसलिए है क्योंकि वह यात्रा के कारण थक गई है कि आप इस तरह से महसूस करते हैं। मुझे यकीन है कि वह कल एक बेहतर स्थिति में होगी। रूबेन ने कहा कि अपने क्लोक को समायोजित करना। मुझे आशा है कि वह है, महिला ने जवाब दिया। उसके समृद्ध चित्रित होंठ एक गंभीर रेखा में सेट किए गए थे। हम केवल मददगार होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि निकोलस मेरा भतीजा है, और यह भी क्योंकि आपने वोविले में रहने वाली भूमि प्राप्त करने की पेशकश की है जो पश्चिम साम्राज्य को जोड़ती है। मैं इसे भूल नहीं गया है, लेडी लॉसन। जैसा कि वादा किया गया है, आप सौदे का अपना अंत रखते हैं और मैं अपना रखूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति संधि है जो हमारी भूमि पर बेहतर भविष्य देगी, मुख्य परिषद ने जवाब दिया। ये देर हो चुकी है। मेरा मानना है कि इसे रात में कॉल करना सबसे अच्छा होगा। मुझे माफ करें। लॉर्ड निकोलस ने डबल दरवाजे की ओर चलने और ड्राइंग रूम से बाहर निकलने से पहले एक मुस्कान के साथ कहा। अच्छी शाम, सेना। बटलर एक नौकरानी के साथ आया जो 2 स्तरीय ट्रॉली को धक्का दे रहा था जो भगवान के भोजन को ले गया। प्रभु, भोजन के साथ अपने बटलर को देखकर बात करते हुए, मैं खाने के मूड में नहीं हूँ। उसकी आंखें ट्रॉली से वापस अंदर कदम रखने से पहले कुछ सेकंड के लिए दृश्यों में चली गईं। हालांकि मैं प्यासा हूँ, उन्होंने कहा कि बिस्तर की ओर जाकर इसके किनारे पर सीट ले रही है। अपना हाथ उठाते हुए वह तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कि नौकरानी ने उसके हाथ पर हाथ नहीं रखा और उसने उसे तेजी से उसकी ओर खींच लिया, जिससे नौकरानी उसके बगल में डंडा हुआ। नौकरानी के हाथ को अपने होंठों में लाते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला और युवा नौकरानी की त्वचा फेंग्स के दबाव में टूट गई, क्योंकि यह उसके मुंह में गर्म रक्त खींचने के लिए डूब गया। लॉर्ड निकोलस के माता पिता शुद्ध रक्त वाले पिशाच थे, उन्हें एक में बदल दिया गया था, जबकि वह शुद्ध रक्त वाले पिशाचों के मजबूत वंश के साथ समाज के उच्चतम सामाजिक वर्ग में पैदा हुए थे। वह आमतौर पर एक कंटेनर की तुलना में सीधे रक्त रखना पसंद करता था जिसे वह पसंद नहीं करता था। नौकरानी से रक्त की आवश्यक मात्रा लेते हुए उसने अपने फेंग्स को वापस ले लिया और अपने रक्तहीन होठों को साफ करने के लिए दूर जा रहा था। नौकरानी उसके सिर झुका रही, ट्रॉली वापस ले लिया जो वह बटलर आदेश पर मिल गया था। क्या हर कोई सो गया है? लॉर्ड निकोलस ने अपने बटलर से पूछा, जबकि उसने अपनी उंगली से अपने होठों के कोने को डब किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्त का कोई संकेत नहीं था। हर कोई, लेडी लॉसन को छोड़कर। मैंने उसके कमरे में उसका कदम देखा जब मैं यहाँ ऊपर जा रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका निरीक्षण करूं? स्टेनली, बटलर ने अपने प्रभु से अपने वचन की प्रतीक्षा की ताकि वह इस पल में नौकरी पर आ सके। यह आवश्यक नहीं होगा, जब तक वह बाग से अपने सेब चोरी नहीं कर रही है। यह अभी के लिए ठीक होना चाहिए।
लॉर्ड निकोलस ने अपने बटले की आंखों को चौड़ा देखा। इससे पहले कि वह हवेली में उगाया था, बटलर प्रिय सेब के उल्लेख पर संकुचित हो गया था। हवेली में काम करने वाले सभी लोग इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत थे कि बटलर ने बगीचे को अपने बच्चे के रूप में व्यवहार किया। स्टेनली या स्टेन जैसे ही वह चला गया था बीज डालने और उसकी देखभाल के तहत पेड़ों का पोषण करने वाला था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेब सड़ रहे थे, लेकिन वह किसी को छूने या उन्हें भगवान और खुद के लिए बचाने नहीं देगा। कुछ महीने पहले जब लेडी वेनिस लॉसन ने पेड़ से पूरी तरह से ऊब फल उठाया था, तो बटलर को दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उसे फल को उसके साथ दूर कर दिया गया था। जब भी वह आसपास थी तब डैगर्स को चमकने से पहले बहुत समय नहीं लगा और लॉर्ड निकोलस को सेब को लेने से बचने के लिए अपने रिश्तेदार से पूछने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि वे जहरीले थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बटलर को इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण से बचने के लिए बाग की ओर था। सेब के बारे में बात करते हुए क्या लड़की ने बस किया? लॉर्ड निकोलस ने नॉनचालेंट से पूछा, रात के स्टैंड पर एक गिलास पानी उठाते हुए। युवा सुश्री, उसने किया। मैंने उसकी मदद करने के लिए एक नौकरानी भेजी अगर उसे उसके रात के खाने के साथ कुछ भी चाहिए। मैं देखता हूँ। लॉर्ड निकोलस ने ग्लास के ऊपर अपनी उंगली लाने और अपनी अंगूठे की नाखून के साथ अपनी अंगूठे की नाखून की त्वचा को फाड़ने के लिए ग्लास से पहले स्पष्ट तरल में रक्त की गिरावट देखने के लिए आंसू किया। क्या श्री वॉरेन और महिला शादी करने जा रही है? वह है। क्यों? उसके रब को देखकर उसे यह कहते हुए एक पक्षी दिख रहा है। वॉरेन अभी भी जवान है और उसे स्त्री से शादी करने के लिए हमारे लिए लाभदायक परिणाम है। क्या तुम परिषद की सीटों से मतलब रखते हो? बटलर ने उससे उत्सुकता से पूछा। ये सही है। यह न केवल लॉसन परिवार है जिसे श्रेय दिया जा रहा है। प्रमुख परिषद ने पहले ही अपनी शादी का फैसला कर लिया है और सौदेबाजी में वॉरेन और चाची वेनिस में भूमि संपत्ति मिल जाएगी, जबकि मुझे परिषद में 2 सीटें मिलेंगी जो भविष्य में मामलों को संभालना बहुत आसान बना देगा। यह एक जीत की स्थिति होगी। अपने बटलर को अपने चेहरे पर एक संघर्षपूर्ण नज़र के साथ देखकर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है। इसके साथ बाहर, मिलोड, मुझे ये कहने के लिए माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि महिला शादी से दुखी दिखती है। बटलर ने ध्यान से बात की। और आपको क्या लगता है कि? लॉर्ड निकोलस ने अपने एक संपूर्ण ब्राउ को सवाल में उठाया। अगर यह कोई और था, निकोलस व्यक्ति के हाथ को छीनने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा, लेकिन स्टेनली उसका वफादार बटलर था, जिसके पास केवल उसके प्रति अच्छे इरादे से अपना मन था। आखिरकार उसने उसके लिए काम किया। आधा पिशाच ने कुछ दशकों तक उनके लिए काम किया था और उन्होंने उन्हें अच्छी तरह से यह जानने के लिए काम पर रखा था कि जब लोगों के अवलोकन के साथ हवेली में लोगों के साथ काम करने और उन्हें वापस रिपोर्ट करने के लिए उसकी त्वरित बुद्धि में आया था तो वह कितना उपयोगी था। बटलर ने अपने होठों का पीछा किया और फिर कहा, एक उच्च परिवार की एक महिला के लिए वह आवश्यकता से अधिक फिजट कर रही थी। मिलो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने अपना सिर झुकाया। मुझे उसकी प्रतिक्रिया के बारे में अधिक सोचना चाहिए। हमें उसके साथ खुद को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेनली। ये हमारा नहीं है, लेकिन वॉरेन का काम अब शादी होने से पहले महिला पर जीतने के लिए है। ये बहुत कारण है। लड़की को लोगों के साथ खुद को परिचित करने के लिए यहाँ लाया गया है। भगवान ने एक नर्म स्वर में बात की, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट और दृढ़ थे। कोई और विचार नहीं। और उसकी संभावित दुखिता के बारे में, आपकी चिंता के बारे में मुझे यकीन है कि आप उसे सही दिशा में बोल सकते हैं ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह संघर्ष पर समझौते के अपने हिस्से को पूरा करे। हाँ सरदार, बटलर ने रात के लिए खारिज करने से पहले आज्ञाकारिता से जवाब दिया। हेदी और लॉर्ड सी 20 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 20 स्टेन बटलर भाग 2 हवेली के दूसरी तरफ। हेदी को नए बेडरूम में सोने में मुश्किल समय था जो उसे दिया गया था। झपकीदार तकिया और नीचे नर्म बिस्तर ने उसे आराम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने मुड़कर पूरी रात बदल दी, उन चीज़ों के बारे में अपनी अवचेतनता में सोचकर जो उसे चिंतित करती थी, और जब तक वह जाग गई थी सूरज ऊपर और ऊंचा था। सूरज की रोशनी की लकीर पर्दे के क्रेक के माध्यम से पारित होती है। पक्षियों को सुबह के स्वागत पर नर्म और खुशी से चिंगारी। बिस्तर पर बैठने से पहले उसकी नींद की आंखों को समायोजित करने में कुछ समय लगा। पर्दे के कारण छायादार कमरे को देखकर जो प्रकाश को बुझने से रोकता था। वह बोनेलेक के पूर्वी साम्राज्य में थी और वह इसके बारे में भूल नहीं गई थी। वह कैसे हो सकती थी जब उसने सोचा था कि हवेली के ड्राइंग रूम में पिछली रात थी। उसके लिए यह तथ्य पचाना अभी भी मुश्किल था कि उसके शहर में कुछ बार पहले जिस व्यक्ति को वह बोनेलेक का प्रभु था। मुझे यकीन है कि अगर आपके पास अपना मुंह चलाने की ऊर्जा है तो आप अपने घावों को खुद भी खत्म कर सकते हैं। हेदी ने कंबल में अपना चेहरा भर दिया।
वह अपने पहले मुठभेड़ के दौरान पूरी तरह से अपमानजनक थी और उसे पता नहीं था कि उसका सामना कैसे करना है। कल रात उसे सदमे से ठीक होने में कुछ समय लगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से अवगत थी कि उसे उससे बात करने का तरीका नहीं पता था। वे अक्सर एक दूसरे में टक्कर लगाते थे क्योंकि यह उनकी हवेली थी और वह कुछ दिनों तक अपने हवेली में रह रही एक अतिथि थी। लेकिन फिर उस रात उसे डराने की उसकी गलती थी जब उसने उस पे के बारे में बात की जो वह चाहता था। फिर भी, दोष या नहीं, वह उसे अपमानित कर दिया था, जो साम्राज्य के प्रभु में से एक था। पब फ्यूचर विज्ञापन, आह! उसने किसी को दरवाजे पर बोलने के लिए एक मफल रोने दिया। कौन सी बिल्ली मर गई? हेदी ने अपने हाथ में एक बैग ले जाने के दौरान दरवाजे पर खड़े बटलर को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया। मुझे खेद है, मैं तुम्हें नहीं सुना था। कृपया अंदर आओ। उसने बिस्तर से थोड़ा शर्मिंदा हो रही है कि वह उसे ग्रोन सुना था। बटलर ने बैग को फर्श पर नीचे रखा। वह क्या है? उसने उसे अपने नाम का उल्लेख करते हुए याद किया, लेकिन कल रात वह अनुभव कर रही चिंता के कारण उसके सिर को उछाल दिया था। श्री बटलर, उसने अंत में जोड़ा। बटलर ने उसे ऊपर और नीचे आकार दिया, ये सोचकर कि क्या परिषद ने लॉसन को चुना था। वह उच्च सामाजिक स्थिति के थे या हो सकता है वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों को ब्रश किया कि वह अपना नाम भूल गई थी। यह नहीं कि यह सब के बाद आवश्यक था कि वह इस हवेली का बटलर था और वह एक अतिथि थी जो कुछ दिनों में छोड़ देगी। कोई भी मेहमान इससे परेशान नहीं हुआ और न ही वह किया। कुछ ऐसा था जो कल से उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसने अपने होंठ बंद रखा था। सराय ने सुझाव दिया था कि वह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में वह जानता था, और जब वह उसकी तलाश में आया तो उसने देखा कि मालिक ने इसे केवल एक सिंक के साथ पुनर्निर्मित किया था और कुछ और नहीं कि उसे आश्चर्य हो कि वह इतने लंबे समय तक क्या कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए रात के गाउन में नाश्ते में भाग लेने के लिए उपयुक्त होगा। ये देखकर कि आपके साथ कोई सामान नहीं था, मैंने आपको कुछ कपड़े लाया है जो आपको समय के लिए फिट कर सकते हैं। वह नहीं जानता था कि वह खाली हाथ क्यों आया था, लेकिन जैसा कि उसके भगवान ने उसे भगवान के चचेरे भाई की ओर अपने मूड को चलाने के लिए कहा था, वह अपने काम को मेहनती से करेगा। कृपया इसे पहने और हॉल में नीचे आएं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो एक नौकरानी आपकी मदद करने के लिए जल्द ही यहाँ होगी। उसने अपना सिर झुका दिया। ठीक है। उसने उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए बुलाया। हाँ, सुश्री कर्टिस, मैं। क्या पास में एक चर्च है? उसने पूछा। अगले शहर में एक है। क्या आप यात्रा करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, उन्होंने पेशकश की और वह मुस्कुराया। ये बहुत मददगार होगा। धन्यवाद, हेदी ने जवाब दिया और फिर उससे पूछा, मुझे खेद है कि मैं कल रात आपका नाम नहीं पकड़ लिया। ये स्टेनली ग्रीस मिस है। धन्यवाद, स्टेनली। उसने फिर उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखा जैसे वह अपने सिर में खुद से बात कर रहा था, और फिर कमरे छोड़ दिया ताकि वह तैयार हो सके। एक नर्म और सुरुचिपूर्ण में दिन के लिए कपड़े पहने हुए बकाइन पोशाक ही दी हॉल पर पहुंच गई। मेज पर एक सीट ले रही थी जहां हर कोई पहले से ही नाश्ते के लिए इकट्ठा था। उसने केवल एक बार प्रभु के साथ आंखों से संपर्क किया था क्योंकि वह मेज पर पहुंची थी जब उसने उसे एक अच्छी सुबह और दूसरों की कामना की थी। भोजन पर उसकी आंखें रखते हुए और उसकी आंखें चुपचाप एक उत्सुक बच्चे की तरह भटक गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान डालते हुए उसने अपने टेबल साथी का जवाब दिया जब उनके पास उसके और उसके परिवार के बारे में सवाल थे। वह ज्यादातर बात करती थी कि नोरा ने क्या किया था, और शुक्र है कि उसकी बहन अभिजात वर्ग का एक बड़ा संदर्भ था। जैसे भोजन परोसा गया था, उसने चम्मच, कांटे और चाकू की संख्या को देखा जो दोनों तरफ उसकी प्लेट के बगल में रखे गए थे। चांदी के बर्तन उसके माथे की तरह चमक रहा था जो पसीना शुरू कर दिया था। बाकी पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि उसके सामने प्रदर्शित किए गए कटलरी का उपयोग किस कटलरी का उपयोग किया जाना था। उनके लिए इंतजार करने का फैसला करते हुए उसने अपने दाहिने पानी का गिलास उठाया और एक के बाद एक घूंट पी लिया जब तक कि उसने प्रभु से बात नहीं सुनी। क्या आपकी आंखों से अपील करने वाला भोजन नहीं है, सुश्री कर्टिस? मैं खाना पकाने को कुछ और तैयार करने के लिए कह सकता हूँ। भगवान निकोलस ने उसके होंठ के कोने में खेले जाने वाली मुस्कान के साथ उससे बात की। नहीं नहीं, भोजन आकर्षक से अधिक दिखता है, हेदी ने एक असहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो जाओ, उसने कहा। जो लोग अब बोल रहे थे उनकी आंखें उस पर थी क्योंकि प्रभु ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। उसने चांदी के बर्तन पर अपनी उंगलियों को ढक लिया, अपने दिमाग को भरने और सही एक लेने की उम्मीद करने से डर गया। यह उच्च की एक महिला के लिए एक सामान्य शिष्टाचार था कि मेज पर क्या उपयोग करना है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अब तक खुद को कभी परेशान नहीं किया था। जैसे वो छोटे चम्मच में से एक को लेने वाली थी,
बटलर उसकी सहायता के लिए आया था। सुश्री कर्टिस, क्यों आप इस डिश के साथ शुरू नहीं करते हैं? इसमें एक बहुत कुरकुरा और एक सुंदर बनावट है जिसे आप पसंद कर सकते हैं। और जैसे ही वह समझा रहा था कि वह उसके हाथ में छोटी कांटा फिसल गया। भगवान! बटलर प्रचार हैरी को उसके दिमाग में आंतरिक रूप से धन्यवाद दिया। एक काटने को उसे सहमत होना पड़ा। बटलर अपनी Kurukura Bahari Parata K Bear Mem Sahida, Java Usain Bhagavana Nikolasa Kiora Akan Azara Chimta Usain Us Muscarate Hudeka.